वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ टैरिफ अंडर जनरल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एकदम शुरू करता हूं फौरन। आपने ज्यादातर देखा होगा कि बहुत सारे आर्गुमेंट आते हैं कि साहब फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड का सिंपली मतलब ये है कि दो कंट्री जब ट्रेड कर रही हो तो बीच में कोई टैरिफ वगैरह नहीं, टैरिफ कोटा कोई भी एक के कोई बैरियर्स हो वो नहीं होने चाहिए। कोई भी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर ले, कितना इंपोर्ट कर ले। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर टैरिफ लगाया जाता है। बहुत ज्यादा आर्गुमेंट है फ्री ट्रेड के लिए, लेकिन फिर भी टैरिफ लगाया जाता है। कुछ ग्रुप्स की बात करिए, जैसे यूरोपियन यूनियन है, 27 कंट्रीज का ग्रुप है, और जीसीसी कंट्रीज हैं, या और बहुत सारी हैं। आप इसको यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, इसमें तकरीबन 27 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब ये 27 कंट्रीज आपस में तो ट्रेड करती हैं, फ्री ट्रेड है। लेकिन जब ये 27 कंट्री में से कोई भी कंट्री 28th वाली कंट्री को करेगी ट्रेड तो टैरिफ होगा, यानी टैरिफ है। ठीक है, तो इसका मतलब जब टैरिफ है तो टैरिफ के अंदर जब टैरिफ को इंपोज किया जाता है तो वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, यानी जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो चेंज होता है। तो इस वीडियो में यही हम देखेंगे कि टैरिफ जब इंपोज किया जाता है तो जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, उसको कंप्लीटली पूरी तरह से उसका हम एनालिसिस करेंगे। देखिए कोई भी कंट्री जब टैरिफ को इंपोज करती है तो उस कंट्री के ऊपर उसके कंजम्पशन पे चेंज आता है, उसके प्रोडक्शन पे चेंज आता है, उसकी जो कम्युनिटीज के प्रोडक्शन, बल्कि आप ये कह लीजिए ट्रेड के साथ मिलकर कंप्लीट वेलफेयर पे उसके असर पड़ता है, यानी कंट्री के वेलफेयर पे भी असर पड़ता है। आप अगर किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस उस टैरिफ में ही चेंजेस आएंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी कंट्री पर और सारी इकोनॉमी पर, बल्कि कहिए उसको सारी इकोनॉमी पे चेंज आता है। इसी तरीके से एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स किंडलबर्गर। जेम्स किंडलबर्गर उनका नाम था। इन्होंने इसको स्टडी किया था। जेम्स किंडलबर्गर एक इकोनॉमिस्ट थे, बेसिकली ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। इन्होंने इसको स्टडी किया था और इन्होंने कुछ चीजें उसमें क्लैरिफाई की थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई कंट्री टैरिफ इंपोज करती है तो उस कंट्री का ट्रेड में चेंजेस आते हैं, यानी अल्टर ट्रेड। उस कंट्री का प्राइस लेवल पे चेंज आता है, उस कंट्री के आउटपुट और कंजम्पशन पर चेंज आता है। उसके साथ साथ जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। भाई टैक्स लगाएंगे जब किसी भी कंट्री के किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, तो प्रोडक्शन में चेंज आएगा ना उसके। ठीक है, तो उस पर असर पड़ेगा इसके फैक्टर्स प्रोपोर्शंस के ऊपर। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका क्या प्रोपोर्शन है। ठीक है, जो यही वजह है कि रिसोर्सेज भी रीलोकेट की जाती हैं। जो रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन में लगी हैं या कंट्री के और भी रिसोर्सेज हैं वो रीएलोकेट की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे फर्क पड़ता है, वो भी चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर चेंज पड़ता है इसका, और आखिर में आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, जाहिर है देखिए एक चीज आती है कि अगर कोई स्मॉल कंट्री, छोटी सी कंट्री है, वो अगर टैरिफ लगा रही है तो जाहिर है उसके यहाँ प्राइस चेंज होंगे। लेकिन क्योंकि उसकी वर्ल्ड मार्केट के अंदर उसकी डिमांड थोड़ी सी है तो वो बहुत ज्यादा असर नहीं होगा वर्ल्ड प्राइसेस के ऊपर, तो ज्यादा असर नहीं डालती है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बड़ी कंट्री है जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, वो अगर टैरिफ लगाएगी तो दिक्कत आती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट इंपोर्ट कर रही है और जब उस पर टैरिफ लगाया जाएगा तो उसकी कंट्री में उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे डिमांड कम हो जाएगी और उससे उस प्रोडक्ट के जो वर्ल्ड मार्केट में प्राइसेस हैं उनसे असर पड़ेगा, क्योंकि डिमांड कम होगी तो वह प्राइस वर्ल्ड लेवल पर घटने लगेगी। स्मॉल कंट्री के अंदर ये इशू नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो स्टडी करेंगे, पहले हम इसके स्मॉल कंट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि स्मॉल कंट्री के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, और बाद में फिर हम इसको देखेंगे कि लार्ज कंट्री पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है,
तो पहले स्मॉल कंट्री का देखते हैं क्या मामला है। यानी अगर स्मॉल कंट्री टैरिफ इंपोज करती है, अगर स्मॉल कंट्री टैरिफ इंपोज करती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस कंट्री के इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा। देखिए पहले तो आप एक ये मान के चलिए कि कोई बहुत छोटी कंट्री है, वो जब किसी प्रोडक्ट पर अपने इंपोर्ट करते हुए किसी प्रोडक्ट के ऊपर जब वो टैरिफ लगाती है, ड्यूटी लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उसकी कंट्री के प्राइस फुल अमाउंट ऑफ टैक्स से बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज है, वो कंट्री इंपोर्ट कर रही है 10 रुपीज की, ठीक है, और उस पर गवर्नमेंट ने 4 रुपीज टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो वो इस कंट्री के अंदर 14 की हो गई, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में उसके प्राइस आज भी 10 ही है। हमारी कंट्री के लिए महंगा हो गया ना, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट करने पर टैक्स लगा दिया। वहां पर 10 क्यों रहेंगे। सपोज कर लीजिए टोटल डिमांड जो है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, टोटल डिमांड जो है वो पूरी मार्केट में जो सप्लाई है वो 100 है, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, यानी ये पूरी कंट्री मिलाकर 100 प्रोड्यूस कर रही है। ये जो स्मॉल कंट्री है, इसको सपोज कर लीजिए एक्स है ये कंट्री इसमें से सिर्फ 3 इंपोर्ट कर रही है, 10 रुपए के हिसाब से 3 इंपोर्ट कर रही है। अब अगर वो 3 इंपोर्ट करेगी और इसमें अगर उसने टैक्स लगा दिया और 3 यहां बिक रहे थे, 3 की जगह डिमांड कम हो गई, अब 2 ही बिक रहे हैं, तो इस 100 में से अगर एक की डिमांड कम हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए इसके इक्विलिब्रियम का अलग सिस्टम है। लेकिन क्योंकि बिग कंट्री अगर है तो उस पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट जब वो कर रही है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उसके इंपोर्ट पे, वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। अगर वो कम टैक्स लगाया जाएगा तो उसकी कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो मार्केट में प्रॉब्लम होगी, उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो चेंज आ जाता है, ठीक है। तो यहां हम सिर्फ स्मॉल कंट्री के बारे में देखेंगे। अच्छा, स्मॉल कंट्री के बारे में जाने से पहले इसके हम अजम्पशंस ले लें पहले इस मॉडल के। अजम्पशंस ले लेते हैं हम पहले, उस अजम्पशन के हिसाब से इस मॉडल को हम स्टडी करेंगे और समझेंगे। पहली बात तो यह है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो ये ट्रेड है वो बिटवीन 2 कंट्रीज है, ठीक है। कोई भी, आप सपोज कर लीजिए ए एंड बी है, 2 कंट्री है ए एंड बी, ठीक है। दूसरी बात हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो कंट्री ए है, कंट्री ए, ये हमारी होम कंट्री है और ये स्मॉल है। हम इसी के लेकर चल रहे हैं, हम इसी से ट्रेड कर रहे हैं अपनी छोटी कंट्री से, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट लेके चलेंगे, 2 कमोडिटी। दो कमोडिटी लेके चलेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम उसको क्लोथ एंड स्टील मानकर चल रहे हैं, क्लोथ एंड स्टील। ये मॉडल मैंने कहां से लिया है, ये वाला 2 कंट्री है, क्लोथ और मॉडल, ये सब चीज है। ये मॉडल मैं कहां से लेकर पढ़ा रहा हूं, इंटरनेट से लिया मैंने ये। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप उसको देख लीजिए कि ये मॉडल मैंने कहां से लिया है, ठीक है। तो ये चीज आ गई कि हमारा ट्रेड 2 कंट्री है, 2 प्रोडक्ट है, और जो हमारी कंट्री ए है वही हमारी स्मॉल कंट्री और हमारी होम कंट्री है। अब हम ये मानकर चलें कि जो ए कंट्री है हमारी, यानी होम कंट्री में एच बना रहा हूं, HC, जो होम कंट्री है वो क्लोथ प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है, यानी एक्सपोर्ट क्लोथ, ठीक है, और इंपोर्ट स्टील। इंपोर्ट स्टील, जो हमारी कंट्री है ए, वो कपड़ा बनाती है और एक्सपोर्ट करती है, और स्टील वो नहीं बनाती है, थोड़ा बनाती है, स्टील को वो दूसरी कंट्री से किसी से इंपोर्ट करती है, ठीक है। अब ये भी हम ये मान के चलते हैं कि टैरिफ, कंट्री ए जो है वो टैरिफ लगाती है, जिससे कि उसके डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाते हैं। कंट्री में मैं सी लिख रहा हूं, सिर्फ पूरा लिखिएगा आप। कंट्री ए impose
टैरिफ विच इंक्रीज का मैं ये लगा दिया मैंने, विच इंक्रीज डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है, कंट्री ए जो है वो, ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम पहले से, हम इसको ये नहीं मानेंगे कि अगर लगाया वगर लगाया, नहीं, हमने मान लिया कंट्री ए इंपोज करेगी और जो प्राइस है उसके वो बढ़ जाएंगे, डोमेस्टिक प्राइस। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइस हैं, जो वर्ल्ड प्राइस हैं उसके, वो सेम रहेंगे। वर्ल्ड प्राइस रिमेन सेम। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था कि यहां लिखा था मैंने कि वर्ल्ड प्राइसेस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और हम ये मानकर चलते हैं कि जो गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी हम जो टैक्स दे रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास वो रेवेन्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को क्या कर रही है, वो वेलफेयर के लिए यूज कर रही है। गवर्नमेंट यूज रेवेन्यू फॉर कंट्री वेलफेयर। ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लेके चले हैं, ये मैंने उसी मॉडल से लिए हैं जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इन अजम्पशन के हिसाब से अब हम मॉडल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मॉडल जो है वो एक फिगर की फॉर्म में है, मैं पहले फिगर बनाऊंगा ताकि टाइम सेव हो जाए और उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस फिगर से एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन इक्विलिब्रियम पर टैरिफ इंपोज होने के बाद स्मॉल कंट्री में क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखिए ये मैंने बनाया है, ये एक मॉडल है इसका, यहां पर मैंने इसको क्लोथ लिया है और यहां पर स्टील है, यानी कंट्री ए जो है वो स्टील को इंपोर्ट करती है, उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, और क्लोथ के अंदर उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो वो उसको प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ये जो सबसे पहले देखिए ये ए और A1, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी ये कंट्री ए को बता रहा है कि तुम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, कौन सी चीज, क्लोथ और स्टील के बीच में कितना क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती हो, वो जो भी कुछ इस कर्व के ऊपर वो कोई भी पॉइंट लेंगे वो उनकी जो उनकी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आएगा। तो ये जो लाल वाला कर्व है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कंट्री ए का। अब हम मान के चले थे कि हम ये तीन चीजें स्टडी करेंगे इसमें। पहले हम देखेंगे नो ट्रेड, जब ट्रेड है ही नहीं, इंटरनेशनल नो इंटरनेशनल ट्रेड लिखिए इसको, नो इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड, और तीसरा इंपोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स या टैरिफ। ठीक है, ये हम तीन चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। पहले हम ये मान के चलें कि हमारी ये कंट्री है और जब ट्रेड नहीं है, यानी हमारी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रही, अपने आप कमा रही है और अपने आप खा रही है, उस वक्त जो उसका इक्विलिब्रियम हमें मान के चलते हैं कि बी, यानी बी पर इतना स्टील को प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही है और इतना क्लोथ को प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही है। ठीक है, ये अब है जब हमने मान के चला कि यहां कोई भी ट्रेड नहीं है। अब हम मानकर चलें कि इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गई, अभी टैरिफ नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड इंट्रोड्यूस है, यानी अब हमने दूसरी कंट्री से खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, लेकिन फ्री ट्रेड है। जाहिर है जब इंटरनेशनल ट्रेड आप करेंगे तो फिर आपको इंटरनेशनल ट्रेड लाइन, यानी जो जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइन, ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था रेड वाला, और इसको कहते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइन, ये ब्लू वाली जो है
इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो लाइन। ये जो ब्लू वाली है P0 ये हमने इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो लाइन लगाई। बेसिकली ये जो लाइन है इसका जो कर्व है, ज्यादा ही टेढ़ा बन गया भाई, इसका जो ये कर्व है, ये जो कर्व है ये बेसिकली आपको, अगर ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है तो ये कर्व रेशो बताता है एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का। ठीक है, ये बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रेशो को क्लैरिफाई करता है। अब जाहिर है ये लाइन हम देखेंगे और ये लाइन जहां हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से टच हो रही है, अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यानी अब कंट्री ए का जो उसका प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जब हमारी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो लाइन टच करेगी तो हमें पॉइंट मिलेगा ई। अब जो हमारा ई पॉइंट है वो हमारा बेसिकली प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, अब याद रखिएगा जब हम इसके वेलफेयर को चेक कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पर भी पहुंचना होगा और कंजम्पशन इक्विलिब्रियम पर भी पहुंचना होगा। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया, जिससे इंटरनेशनल लाइन हमारी एक्सचेंज रेशो लाइन आ गई, तो हमें एक और इक्विलिब्रियम मिला ई, जो कि हमारा प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम है। अब हमें इसके अंदर कंजम्पशन इक्विलिब्रियम भी चेक करना होगा। कंजम्पशन इक्विलिब्रियम चेक करना है तो फिर हमें क्या लाना होगा? सिंपली हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व लाएंगे। उसमें हम कंजम्पशन किस चीज से देखते हैं? कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व से देखते हैं, क्योंकि हम कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के देख रहे हैं तो हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को लेकर आएंगे। हमने यहां पर C2 कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर दिया, जो कि हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो लाइन से टच करेगा। यानी अब इंटरनेशनल जो हमारी एक्सचेंजेस है उसके अंदर हम कंजम्पशन को देख रहे हैं। प्रोडक्शन को देखा था कितना प्रोड्यूस करेगी, यानी जब ये लाइन आ गई तो इसका मतलब हुआ कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें से इतना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यहां से लीजिए, आप यहां से यहां तक क्लोथ जो है हमने प्रोड्यूस किए, जिसके अंदर से इतने हमने एक्सपोर्ट कर दिए, इतने कंज्यूम कर लीजिए। यानी जो FE है हमारा, वो अब हमारा एक्सपोर्ट हो गया, FE एक्सपोर्ट हुआ। इसी तरीके से जो हमारा कंजम्पशन है वो आप मान के चलिए, यहां से लेके हमारा ये कंजम्पशन यहां निकाला हमने, जहां हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन से यहां पर तो इतना ये हमारा कंजम्पशन हो गया। इसके अंदर, इस कंजम्पशन के अंदर आप देखिए, इतना हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मानकर चले हम तीसरी चीज कि अब हमारी कंट्री ए, जो छोटी कंट्री है, जो ये स्टील इंपोर्ट कर रही है, क्लोथ को एक्सपोर्ट कर रही है, इसने टैरिफ इंपोज कर दिया। और जैसे ही टैरिफ इंपोज होगा, जो हमारी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो लाइन है वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। और मान लीजिए ये हमने दूसरी बनाई है P1B, ये P1B हमारी दूसरी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो लाइन है। ये क्यों शिफ्ट कर गई पीछे की तरफ? क्योंकि जैसे ही कंट्री ने टैक्स टैरिफ को इंपोज किया तो कंट्री के प्राइस तो बढ़े, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस अभी वही है, जो वर्ल्ड प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और जैसे ये पीछे आए, अब आप देखिए कि वो हमारे जो शिफ्टेड इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइन है वो कहां टच कर रही है? बी पर। यानी अब हमें एक और प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम मिल गया बी। यहां पर हमें एक और प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम मिला बी। अब यानी कि इतना हमारा जो है वो इंपोर्ट है और इतना एक्सपोर्ट है हमारे क्लोथ का। अब अगर आप देखें तो पहले हमारी कंट्री इतना प्रोड्यूस कर रही थी स्टील, ठीक है, अब हमारी कंट्री इतना स्टील प्रोड्यूस कर रही है। स्मॉल कंट्री जो है, पहले इतना था सिर्फ, अब प्रोडक्शन इतना हो गया। यानी टैरिफ इंपोज होने की वजह से हमारे स्टील का प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब हमारे टैरिफ इंपोज किया गया तो इंटरनेशनल जो स्टील था उसके प्राइस डोमेस्टिक कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा हो गए। लोगों ने इंपोर्ट किया, टैरिफ का पैसा उसमें लगाया, तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इंटरनल डिमांड बढ़ गई।
जो इंटरनल इनकी अपनी डोमेस्टिक डिमांड थी स्टील की वो बढ़ गई, जिससे कि स्टील का प्रोडक्शन यहां से बढ़कर यहां हो गया। इस इफेक्ट को हम ये जो यानी टैरिफ के इंपोज करने से जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव इफेक्ट ऑफ टैरिफ। प्रोडक्टिव इफेक्ट ऑफ टैरिफ, यानी हमारी कंट्री ने जो इंपोर्ट टैरिफ इंपोज किया, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट प्रोडक्ट था उसका प्रोडक्शन हमारे यहां बढ़ गया। वो किस वजह से बढ़ा? वो बढ़ता है प्रोटेक्टिव इफेक्ट की वजह से। हमने अपनी कंट्री की जो डोमेस्टिक फर्म्स थी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की ताकि बाहर का स्टील आना कम हो जाए और हमारी अपनी जो फर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट बिकने लगे। और इसी तरह से हम अब देखेंगे कि हमारा कंजम्पशन इक्विलिब्रियम कहां चला गया। कंजम्पशन इक्विलिब्रियम के लिए हम फिर यहां पर C1 हम अपना कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। अब ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारे इस इंटरनेशनल एक्सचेंज नई इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन से R1 पर जाकर टच कर रहा है। तो यानी अब ये हमारा कंजम्पशन हो गया। पहले क्या था? इतना कंजम्पशन था जिसमें इतना अपना प्रोडक्शन था। अब आप देखिए कंजम्पशन हमारा कम हो गया और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। कंजम्पशन कम हुआ। अब जब आप ये मान के चलिए कि हमारा कंजम्पशन ऊपर की लाइन से अब ये इंडिफरेंस कर्व हायर है और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व अब लोअर लेवल पे आ गया। जब हमारा इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल पे आ गया, इसका मतलब वेलफेयर कम हुआ है, कंजम्पशन कम हुआ है। और यही इफेक्ट तो हम यहां पर देखने के लिए आए हैं। यानी स्मॉल कंट्री के अंदर हमने ये माना कि अगर कंट्री टैक्स को टैरिफ को इंपोज करती है इंपोर्ट्स के ऊपर, तो हमारी वेलफेयर पर असर पड़ेगा, हमारा वेलफेयर कम हो जाएगा। पहले हम जितना प्रोड्यूस कर रहे थे उतना नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रोड्यूस तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारा कंजम्पशन घटा है। और इधर आप ये देखिए अब हमारा एक्सपोर्ट भी तो कम हो जाएगा ना। अब हम पहले हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम सिर्फ इतना ही तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें ना टैरिफ के इंपोज होने की वजह से हमारा वो क्यों है? क्योंकि हमने यहां पर इसमें हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज है, यहां पर इसकी रिसोर्सेज हमने उधर लगा दी जहां हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, तो वेलफेयर तो कम होगा, लॉस तो होगा। तो इसका मतलब ये हमने माना कि यहां पर जब स्मॉल कंट्री टैरिफ को इंपोज करती है तो वहां वेलफेयर घटता है। उसके चार बड़े बड़े रीजन हैं। पहला रीजन तो यही है कि जो प्राइसेस हैं, जो वर्ल्ड प्राइसेस हैं, वो चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं दूसरी कंट्रीज से वो इंप्रूव नहीं हो पाते। हमारे यहाँ का अपने यहाँ का सिस्टम चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ अपने यहाँ प्रोडक्शन जो है वो घटेगा भी उस चीज का, अपनी वाली जो हम जिसके हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज है, जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो हम अपना प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हैं उससे जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड हो रहे हैं कि इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंप्रूव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड प्राइस तो वही है। वो कहेंगे क्यों हम आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ कंप्रोमाइज करें, हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये बात सही है कि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा आपका, लेकिन वही बात जो मैंने अभी कही कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज तो क्लोथ में है। तो आप स्टील का प्रोडक्ट अगर बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन अगर आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिसोर्सेज आप यानी जिसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है उस वहां से रिसोर्सेज निकाल के आप उस प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं जहां आपका कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। तीसरी बात क्लियर है कि पहले हमारा कंजम्पशन ये था, हमारा कंजम्पशन जो कर्व था, हमारा इंडिफरेंस कर्व ये था। अब वो लोअर लेवल पे आ गया और जब हमारा इंडिफरेंस कर्व टॉप से ऊपर से लोअर लेवल पर आता है तो वो तो सिंपली हम खुद देखते हैं इसको, हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा अच्छी तरह से इसको, कि जब हम नीचे आते हैं तो हमारा वेलफेयर कम होता है। जितना ऊपर जाएंगे वेलफेयर बढ़ेगा और जितना नीचे जाएंगे उससे वेलफेयर घटेगा। ठीक है। तीसरी बात, ये जो टैरिफ हम किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर चौथी बात है, ये जो टैरिफ हम किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं वो सिर्फ उस प्रोडक्ट पर ही असर नहीं डालता बल्कि कंट्री की पूरी इकोनॉमी पे असर डालता है और यहां तक के वो पूरे वर्ल्ड के बिजनेस पर असर डाल सकता है। ठीक है। चलिए तो अब लार्ज कंट्री को देखते हैं।
कि लार्ज कंट्री के अंदर क्या इफेक्ट्स आते हैं जब टैरिफ इंपोज किया जाता है। लार्ज कंट्री, देखिए ये बात मैंने शुरू में बताई थी आपको कि लार्ज कंट्री अगर किसी अपने इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ को लगाती है तो वो वर्ल्ड प्राइस पर असर डाल देती है। सपोज कर लिए वर्ल्ड का जैसे मैंने दिया था कि टोटल जो सप्लाई है वो 100 है और ये 50, जस्ट एग्जांपल 50 इंपोर्ट कर लेती है। अगर वो 50 अकेली इंपोर्ट कर रही है तो हाफ मार्केट एक कंट्री जा रही है। अब इसने कहा कि मैं नहीं इंपोर्ट करूंगी, हमारे यहां जो टैरिफ लगा दे रहे हैं हम, प्रॉब्लम है कोई सा भी टैरिफ उसने लगाए सही जिससे कि प्राइस पहले 10 थे अब 14 हो गए। 4 टैरिफ लगा दिया उन्होंने तो 14 हो गए। जब प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाएगी कंट्री के अंदर। जैसी डिमांड इंपोर्टेबल आइटम की, जैसी डिमांड कम होगी तो ये 50 के मान लिए 25 हो गई। अब इस मार्केट में से जो 50% चला जाता था वो यहां पर अब 75 बचेगा। पहले 50 था जो वर्ल्ड बाकी कंट्रीज लेती थी, अब 75 है। उससे क्या होगा, ये प्राइस भी गिर जाएंगे, ठीक है। और जब ये भी प्राइस गिरेंगे तो होगा क्या, कंपैरेटिवली जो इंपोर्टेबल आइटम है उसके प्राइस कम हो गए, लेकिन जो आपके एक्सपोर्टेबल आइटम है उसके प्राइस वही है। यानी वर्ल्ड प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम रिड्यूस एज कंपेयर टू दी एक्सपोर्टेबल प्राइसेस। उससे क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़िया हो जाते हैं। अब आपको थोड़ा देकर ज्यादा मिलेगा। तो इसी फिगर के जरिए इसमें हम 3 चीजों को एनालाइज करेंगे, अलग अलग 3 इफेक्ट को हम इसमें देखेंगे। प्रोडक्शन इफेक्ट, प्रोडक्शन इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। लार्ज कंट्री के अंदर ये सब कैसे होंगे। अब देखिए यहां तक तो हमने ये स्मॉल को पढ़ा था। जब हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छे हो जाएंगे, यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि लार्ज कंट्री ने जब टैरिफ को इंपोज किया तो उससे वर्ल्ड प्राइस कम हुए। जब वर्ल्ड प्राइस कम होंगे तो इसका मतलब यह है उस प्रोडक्ट के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके उतने ही है, तो यहां पर चेंजेस आएंगे क्योंकि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होगा, जिससे कि हमारी ये इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन शिफ्ट कर जाएगी, स्टीप हो जाएगी। देखिए यहां मैं बताऊं, मान लीजिए ये है, पहले हम इतना चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब जो क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्टेबल आइटम है उसके प्राइस हाई है और जो इंपोर्टेबल है उसके प्राइस कम है, तो ये लाइन हमारी स्टीप हो जाएगी। यानी पहले इतना देकर इतना चेंज कर रहे थे, अब हमें इतना सा देना होंगे क्लोथ और ज्यादा हमें स्टील मिलेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है। अब इसके हिसाब से मानिए तो जो हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइन है वो अब स्टीप हो जाएगी। सपोज कर लीजिए उसको हम यहां से लेकर आए, क्योंकि अब लाइन हमारी नई आ जाएगी, तो एक यहां बना लें इसको, ये आ गई लाइन हमारी, ठीक है। इसको हमने P2 नाम दे दिया, P2, ठीक है। ये हमारी लाइन आ गई और अब जाहिर है ये स्टीप है जो ये बता रही है कि इसको हम कम देंगे तो ये हमें ज्यादा मिलेगा। अब इस जगह पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि क्योंकि हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़िया हुई है तो हमारा ये बी इक्विलिब्रियम है, जो ई से हटकर बी हो गया। पहले हमारा ई होगा जब फ्री ट्रेड था, पहले वाले में पढ़ा था मैं, वहां से दोबारा वापस नहीं आ रहा। टैरिफ के बाद था, अभी बिग कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो पहले ई था, जैसे ही हमने टैरिफ लगाया तो हमारा इक्विलिब्रियम बी हो गया। अच्छा, ये हमारा क्या निकल कर आया, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, कंजम्पशन इक्विलिब्रियम। कंजम्पशन इक्विलिब्रियम के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को बनाएंगे। मान लीजिए ये आ गया हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। ये थोड़ा सा आगे जाएगा, आप ये समझ लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, इसको क्लियर कर ही दूं। हमारा ये आ जाएगा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, जो हमारी इस लाइन को यहां पकड़ेगा और ये हो जाएगा हमारा R3 और ये हो जाएगा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व
3। चूंकि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर है इसलिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। स्मॉल कंट्री के अंदर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड गड़बड़ा रहे थे इसलिए हम नीचे आ गए थे। अब देखिए हमारा कंजम्पशन कहां पहुंच गया। ठीक है, पहले हम इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब हमारा कंजम्पशन यहां पहुंच गया टैरिफ के इंपोजिशन के बाद। इसका मतलब हमारे फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होने की वजह से हमें प्रोडक्शन इफेक्ट देखने को मिला। ये हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट। अब हमारा क्या है, अब हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहे हैं और इतना कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी है तो हम ज्यादा मंगा पा रहे हैं उनसे वहां से। अब हम ये हमारी कंट्री क्या कर रही है, जो R3D जो है ये हमारा इंपोर्ट है और हमारा एक्सपोर्ट कितना सा है, सिर्फ DB। थोड़ा सा एक्सपोर्ट करके थोड़ा ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत अच्छे हो गए हैं। ये कहलाता है प्रोडक्शन इफेक्ट। ये हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम E से B पर आ गया। ठीक है, पहली बात। अच्छा, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इंपोर्टेबल इसका आइटम का, यानी हमारा प्रोडक्शन पहले इतना था, अब हमारा प्रोडक्शन भी इतना हो गया, तो ये जरूर है, इसको मान के चलिए, क्योंकि हमें जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो हमारे क्लोथ में है। तो यानी ये हमारे जो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, हमारी मिस एलोकेशन रिसोर्सेज है कि हमने इसका रिसोर्सेज को, क्लोथ के रिसोर्सेज को हमने प्रोडक्शन पर लगा दी स्टील के, जहां हमारे पास बहुत ज्यादा हम वो नहीं है, स्पेशलाइजेशन हमारे पास नहीं है, माना इस बात को। लेकिन आप ये देखिए हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ गया, हमारा कंजम्पशन बढ़ा, हमारा कंजम्पशन पॉजिटिव में जा रहा है वहां पर जब हमने टैरिफ को इंपोज किया और इंपोर्टेबल प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया तो हमें फायदा हुआ। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंजम्पशन इफेक्ट, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंजम्पशन इफेक्ट। और ये बात मैंने पहले बताई थी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे कैसे अच्छे हुए, क्योंकि हमारे प्राइस जो है वो इंपोर्टेबल आइटम के जो प्राइस है वो इंटरनेशनल लेवल पे घट गए, जबकि हमारे एक्सपोर्टेबल आइटम के प्राइस ज्यादा हैं, तो कम देकर हमें ज्यादा मिल रहा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अच्छे वैसे ही हो गए हैं। ठीक है, तो यानी ये दोनों चीजें जो है, हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट भी देखा, कंजम्पशन इफेक्ट भी देखा, और टर्म्स ऑफ ट्रेड, हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ज्यादा स्टील को, हम कंज्यूम भी स्टील को ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत क्लोथ के, किलो तो हम कर ही रहे हैं, और हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी अच्छे हो गए। यानी अगर लार्ज कंट्री अपने इंपोर्टेबल आइटम के ऊपर टैरिफ को इंपोज करती है तो उस कंट्री के अंदर वेलफेयर बढ़ता है, वेलफेयर इंप्रूव होता है और उस कंट्री को फायदा होता है। यही चीज हमने इस पूरी वीडियो में देखी कि जब स्मॉल कंट्री अपने यहां टैरिफ को इंपोज करती है तो उसको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड प्राइसेस पर असर नहीं डाल सकती, जबकि जब लार्ज कंट्री इसी प्रोडक्ट पे या किसी भी प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे अपने यहां टैरिफ, इंपोर्टेबल टैरिफ को इंपोज करती है तो उसको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट इंपोर्ट होता है। जब इतना इंपोर्ट कम हो, टैरिफ की वजह से वो कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट के प्राइसेस भी घट जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है नहीं, आप थोड़ा सा पढ़िए इसको एक दो बार, फिर वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।